न्यूज़ 18 विशेष के लिए आज हमारे ज़िले के सभी लगभग प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार यहाँ सभी साथ में हैं, चाहे रविन्द्र त्रिपाठी है, सुधीर भैया जो पहले भी न्यूज़ 18 के लिए एक आधारभूत स्तंभ भी रहे, राजेश भैया हमारे संपादक हैं, ये सलमान भैया वरिष्ठ पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जी न्यूज़ देखते हैं, और ये सैफू हैं, और इसी के साथ ये हमारे बगल में अरविंद झा भैया हैं जो पीटीआई देखते हैं। और हम सभी लोग एक ही मुद्दे पे बात करेंगे, जो चुनाव हुआ इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या एक पर्टिकुलर स्थानीय लोगों का जो रुझान कैसा है, और किस तरह से ये चुनाव आने वाले समय के लिए देखा जाएगा। जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। आप बताइए कैसा लगा? इस बार का चुनाव काफी उलझा हुआ नजर आया। आखिरी समय तक किसी के समझ में नहीं आया कि वोटर किस तरफ जाएगा। लोग खामोशी बनाए रहे और वोटिंग के दिन भी लोग चुप रहे। लेकिन हमारे समझ से सीधी लड़ाई भाजपा प्रत्याशी में और सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के बीच में है। और आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और बसपा हुए, इन लोगों का वोट कम ज़्यादा होगा, इन दोनों प्रत्याशियों को प्रभावित करेगा। जीत हार भले न पाएँ, लेकिन इन दोनों की जीत हार तय करेंगे लोग। जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है जो स्थानीय लोग हैं ये कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, इसको किस आधार पे तय किया जा सकता है? क्या जातिगत संरचना हो सकती है या देखिए, अगर जनपद के इतिहास को देखा जाए तो जनपद में कभी भी जातिगत नहीं हुआ है। हमारे यहाँ से मोहसिन आकिद वही लड़ी है, सीमा मुस्तफ़ा चुनाव लड़ी है, लेकिन कभी भी मुस्लिमवाद नहीं हुआ कि वो चुनाव जीत के निकाल ले गए। तो इसी तरीके से इस बार जहाँ ब्राह्मणों की हम बात कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण मतदाता बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं, तो अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय, मतदान के समय, चाहे वो किस तरीके से भी प्रत्याशी को वोट देते हैं, वो भाजपा के ही खेमे में आता है। इस बार सबसे ज़्यादा जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो जो छोटे तबके के वोटर हैं, जो बसपा के कैडर वोट माने जाते थे, उनको लेके है। अमर सिंह चौधरी ने उन पे अपना छाप नहीं छोड़ पाया है, और राशन का लगभग अभी भी असर उन पे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक देखा गया है, तो राशन के प्रभाव में आके वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और इससे सपा को हो या गठबंधन को कहा जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। हार-जीत की जो बात है, मुझे लगता है कि बीजेपी कैंडिडेट ही जीतेगा, लेकिन मार्जिन बहुत कम होना चाहिए, जो देखने को मिल रहा है। जी, अरविंद भैया आप बताइए प्रमुख मुद्दे क्या हो सकते हैं लोगों के लिए? क्या मुद्दे तय करेंगे या नेताओं का चेहरा ही चुनाव की दिशा तय करेगा? मुद्दा तो अभी तक पिछले चुनाव में देखा जाए तो मुद्दा कोई बहुत मायने नहीं रखता था। और किसको प्रत्याशी कौन है, किस जाति का है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखी हैं पिछले चुनाव में। इस बार कुछ आप देखे होंगे सवेरे से कई जगहों पे लोगों ने वोटिंग का बाइकआउट किया है, 4-5 जगहों पे। तो कहीं पे सड़क नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे यहाँ आग लग गई थी, टैंकर नहीं समय से आया। तो इस तरह से विकास का कुछ मुद्दा इस बार दिखाई पड़ा है। लेकिन कहीं न कहीं तमाम चुनाव पर हम नज़र डालें तो ध्रुवीकरण होता है। और इस बार मैं कई बूथों का दौरा किया, लोगों को कुरेदा क्यों बताएँ जो मतदाता लाइन में लगे हैं, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं हुए। विभिन्न सूत्रों से जब पता किया गया तो ये छन के आ रहा है कि कांटे की लड़ाई है भाजपा और समाजवादी पार्टी। जी, आपको क्या लगता है क्या किसी प्रत्याशी की हार है या अगले प्रत्याशी की हार ही अगले प्रत्याशी की जीत की दिशा तय करेगी? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी से, मोदी से, योगी से, अमित शाह से जनता एकदम ही नाराज नहीं है। अगर बीजेपी को वोट कम पड़ रहे हैं या बीजेपी चुनाव हार सकती है, तो इसके लिए प्रत्याशी का चयन जिम्मेदार हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन बहुत टफ है, ये 50-50 का इलेक्शन चल रहा है। दूसरी बात, जो सपा ने कुशल तिवारी को कैंडिडेट के रूप में उतारा है, उससे इस जिले के ब्राह्मणों में एक नया उत्साह आया था, क्योंकि लंबे समय से कोई ब्राह्मण प्रत्याशी इस जिले से किसी पार्टी में नहीं उतारा था। तो इसका भी लाभ कुशल तिवारी को मिल रहा है। दूसरी, माइनॉरिटी का वोट जो हर बार ओवैसी या पीस पार्टी या बसपा या कोई प्रत्याशी काटता, तो इस बार वो समीकरण ध्वस्त हो गए। लगभग 95-90% वोट इस बार सपा प्रत्याशी को ही मिल रहा है। तीसरे, यादवों का वोट भी उनके पास है। और जो चौथा समीकरण गड़बड़ा रहा है कि जो अमर सिंह, ये पूर्व विधायक सोहरगढ़ से रहे हैं, इनकी चुनाव लड़ने से चौधरी का और आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी होने से दलित वोटों का भी इसमें होगा, उनको नुकसान होगा बीजेपी को। चौथा चीज क्या है कि पार्टी में अंदरूनी कलह बहुत चल रही है। इस अंदरूनी कलह से भी बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अंतिम समय पर जब पोलिंग होता है तो बीजेपी का प्रत्याशी की तरफ जनता के रुझान डाइवर्ट होते हैं। अगर यह रुझान अधिक डाइवर्ट हुआ तो बीजेपी प्लस होगी, वरना इलेक्शन बहुत टफ होगा और अंतिम परिणाम 4 जून को ही पता चल सकता है। इतना तो तय हुआ कि
इलेक्शन बहुत टफ है और सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। चलिए बात करते हैं जी न्यूज़ से सलमान आमिर से और वही बताएंगे कि इसके अलावा क्या कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जो किसी प्रत्याशी की जीत और हार तय करेंगे। देखिए, मैं रविंद्र भैया की बात ही को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जगदम्बिका पाल जी अपना ये चौथा चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं और ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव, मेरी समझ से सबसे मुश्किल चुनाव। क्योंकि अगर आप प्रत्याशी की भी अगर बात करेंगे, आप दायरे भाजपा से जगदम्बिका पाल ने, इसके बाद कुशल तिवारी सपा से इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन ने जो प्रत्याशी खड़ा किया, ये प्रत्याशी बहुत ज़्यादा मायने रखता है वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के। क्योंकि सिद्धार्थनगर में अगर 20 लाख वोटर हैं तो 20 लाख में 26% करीब मुस्लिम मतदाता हैं, ब्राह्मण की अच्छी खासी तादाद है, 11-12% ब्राह्मण है, यादव भी 10% के आसपास है। तो ये तीनों की अगर तिकड़ी अगर आप जोड़ते हैं तो एकदम से स्थिति मतलब ऐसा लगता है कि जीत तय है, लेकिन ऐसा है नहीं। जैसे अगर आप ब्राह्मण को देखेंगे, ब्राह्मण बेस वोट था। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सारे के सारे एक तरफ हो करके एकदम से कुशल तिवारी की तरफ चले गए हैं। जो ब्राह्मण का बेस वोट था, जाहिर है वो किसका है। यादव भी, सिद्धार्थनगर का यादव भाजपा को वोट करता था। भाजपा इस बार जो सपा के जो वोटर हैं वो भी खिसके हैं, जो भाजपा को जो वोट करते थे वो भी खिसके हैं, सपा की तरफ गए। तो एज अ होल जब हम ये पूरी लड़ाई देखते हैं तो लड़ाई काफ़ी टफ हो जाती है। लेकिन पाल जी के साथ ये है कि पाल जी को और भी जो और जातियाँ, ऐसा भी उनकी सिर्फ 3 ही जातियाँ हैं, और भी जो जातियाँ हैं उनका वोट जो है वो भाजपा को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, अगर हम अभी कोई बात कहते हैं कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, तो ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन लड़ाई बहुत ही ज़्यादा टफ है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें जो एक निकल के आया ना सबसे बड़ा जो खेल, जो अगर कुछ होगा तो वो अमर सिंह चौधरी करेंगे। अमर सिंह चौधरी ने पूरे चुनाव में बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ा है। यानी आप जो बसपा का कैंडिडेट था मिर्जा, नदीम मिर्जा जो कैंडिडेट थे, वो एकदम से कहीं है ही नहीं। उनके मुकाबले में आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार, एक तो वो लोकल थे। तो इनका जो है, अब ये जितना नुकसान करेंगे इसमें से मैक्सिमम ये भाजपा का नुकसान होगा। तो अगर हम समीकरण पूरा देखते हैं तो भाजपा हर तरफ से नुकसान में दिख रही है। लेकिन जैसा कि अभी भैया कह रहे थे कि एंड टाइम में जब पोलिंग होती है तो कमल की तरफ जा करके लोगों का एक जो मोह है वो वहाँ पे काम करता है और लोग जा करके कमल का बटन दबा देते हैं। अगर ये मोह काम किया तो यहाँ से भाजपा की सीट निकलेगी। निश्चित रूप से मोह काम कर रहा है। अगर मोह काम करता है तो यहाँ के सांसद जगदम्बिका पाल विजयी घोषित हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, कई सारे जगहों पर, चाहे वो डुमरियागंज हो, चाहे कपिया हो, चाहे बांसी विधानसभा की कुछ सीट हो, जहाँ पे स्थानीय लोगों ने सीधे तौर पर वोट देने से मना कर दिया। अभी क्या ये 10 साल 15 साल जो भी सांसद रहे वो किस तरह से देखेंगे? क्या वो वहाँ पे रूल नहीं बना पाए, प्रशासनिक फेल्योर था, क्या था? हुआ ये कि माननीय सांसद जी 15 साल से यहाँ सांसद रहे और जब भी वो सांसद रहे केंद्र में उनकी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस से रहे तब भी उनकी सरकार रही और जब भाजपा में है तब भी इनकी सरकार रही। इस बार यहाँ की जनता ने मुद्दों के आधार पे वोट किया है, ना कि यहाँ पे देखिए यहाँ तमाम चीज़ें हैं। जैसे ये गौतम बुद्ध की धरती है, इसकी पहचान गौतम, लेकिन आज तक ये बौद्ध सर्किट में नहीं है। यहाँ युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पलायन है, सारी चीज़ें होते हुए सारे लोगों ने इस बार पाल साहब के जो भी मॉडल थे, जो उनके तमाम जगहों पे उनके लोकल जो होते थे सारे लोग वो डिस्टर्ब करते थे। कहीं से भी सड़कें आप देखिए, चिलिया से कोयलाडाड़ आज तक खराब पड़ी हुई है। सारी सड़कें और सारे काम जो थे वो टाइम से बाढ़ होके ज़्यादा आगे जाते थे। और इस बार ये जनता ने इनको लगातार वो मोदी जी और योगी जी में विश्वास कमल में करके इनको यहाँ जिताती रही। लेकिन इस बार इन्होंने ये विचार बनाया कि इस बार बदलाव ज़रूरी है और बदलाव के क्रम में लोगों ने वोट किया है। इस बार मुझे लगता है कि ये सीट भाजपा की फंसी हुई है। अंत में जो भी चुनाव का निर्णय आएगा वो तो जनता जनार्दन जाने, लेकिन मेरे देखने में चुनाव की सीट फंसी हुई है भाजपा के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे चुनाव कोई भी जीते, चाहे भाजपा जीते या समाजवादी पार्टी के कोई भी जीते, अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो मिलनी चाहिए। 1988 में सिद्धार्थनगर जिला बना, 30-35 साल हो गए, अभी तक उद्योग विहीन है। ओडीओपी योजना के तहत काला नमक चावल है, वो भी कहाँ पर है हम सभी जानते हैं। चाहे कपिलवस्तु पे हेलीपैड बनना हो, चाहे कपिलवस्तु को बौद्ध सर्किट के अंदर लाना हो,
वो सारी चीज़ें अपनी मतलब जो आधारभूत संरचना है, उससे काफ़ी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। हम पहले से ही आकांक्षी जनपद हैं, क्या हम दूसरों से लेते हुए कब तक आगे बढ़ेंगे? क्या सिद्धार्थनगर की इकॉनमी इतनी मतलब यहाँ के लोग इस लायक भी नहीं है कि आने वाले वित्त राज्य मंत्री ने वो सड़कें नहीं बनवा पाए जो आपके सिंपल सांसद ने बनवाया है। और यह जो भी विकास है, कोई भी सांसद बने, यह विकास रुकना नहीं चाहिए और निरंतर अगर इसी तरीके से हम चलते हैं तो निश्चित रूप से जनपद अपना अलग अलग जमाएगा। जी, आप अपनी बात किस तरह से क्लोज करेंगे? क्या संक्षेप में क्या देखिए, जो अगर मान लीजिए बदलाव होता है, अगर होता है, कोई भी जीतता है, अगर पाल जी जीतते हैं तो पाल जी को भी ये चाहिए। देखिए विकास तो हुआ है, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है, सिद्धार्थनगर का विकास हुआ है, लेकिन ग्रामीण की जो सड़कें हैं, वो बहुत ही खस्ता हाल है। हम आप भी निकलते हैं, जाते हैं, करते हैं। अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जो भी जीते, वो कम से कम ग्रामीण की जो सड़कें हैं, देखिए उद्योग तो नहीं आ सकता, उद्योग इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी और सारी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो उद्योग तो लाने का एक प्रयास होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण की जो सड़कें हैं, ये ज़रूर बननी चाहिए, कोई भी सांसद। आपको क्या लगता है काला नमक चावल जो ओडीओपी योजना के तहत किस तरह से देखेंगे इसको? कहाँ तक जा सकता है ये? फिलहाल तो इसका मतलब शुरुआत नहीं हो पाई है। देखिए, काला नमक चावल की जहाँ तक बात है, अभी पिछले साल जो है काला नमक के लिए यहाँ शोध भी हुआ था, कई बार भी हो चुका है। इसका सारा श्रेय पाल साहब के ऊपर जाता है। पाल साहब ने यहाँ पे काम अच्छा किया है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल हैं उसमें काम नहीं हुए हैं और यहाँ पे जो बेरोजगारी का मुद्दा है और पलायन का मुद्दा है, ये बहुत भारी था। इसलिए कहीं न कहीं तो लगता है कि सीट फँस जाएगी। अ, जी, आपको क्या लगता है किस तरह से हम अपनी बात को संक्षेप में समाप्त कर सकते हैं? अब मतदान तो खत्म हो गया, लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि परिणाम आए। कुल मिला के कहा जाएगा कि अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन। सीट फंसी हुई है, लेकिन सांसद कोई भी बने, जनता को चाहिए क्या उनसे कि विकास करें, उनका काम करें, उनका काम सुने। जी, अब सांसद कौन बने? मतलब क्या वो जनता की आवाज़ सुने या जो भी सांसद बने, वो जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे और हमारे लिए जगदम्बिका पाल भी प्रिय हैं और कुशल तिवारी भी प्रिय हैं। दोनों लोग अच्छे हैं और दोनों लोग अच्छा करके दिखाएँगे, ऐसी उनसे उम्मीद है। जी, आप किस तरह से देखेंगे इसको? चुनाव देखिए मैंने पहले भी कहा है कि मैंने ये आकांक्षी जिला आज भी है। विकास हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, सांसद जी ने विकास किया है, लेकिन आज भी जिला आकांक्षी जिला में बहुत कुछ करना बाकी है। पहले भी मैंने कहा है कि यहाँ मुद्दे से ज़्यादा मैंने जो महसूस किया जातिवाद भारी रहा। अभी सलमान भाई ने कहा है आज़ाद समाज पार्टी से यहाँ अमर सिंह चौधरी जी, जो ओबीसी वोट है, कुर्मी वोट को भाजपा वोट माना जाता था, लेकिन कई जगहों पे हमने महसूस किया टहल के कि उसमें से कुछ वोट खिसक करके आज वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ गया है। तो कहीं न कहीं बड़ा पेचीदा हो गया है पूरा चुनाव और अब 4 तारीख का ही इंतज़ार करना पड़ेगा। अ, आपको क्या लगता है किस तरह से इसको मुझे तो मैंने कहा ना कि मेरे मित्रों ने कहा है अभी कि जैसे यहाँ पे उद्योग नहीं आ सकता। पर्यटन अपने आप में खुद ही बहुत बड़ा उद्योग है। अगर जो पर्यटन की तरफ और बहुत सर्किट की तरफ केवल ध्यान दिया जाए तो शायद इस जिले का कायाकल्प अपने आप हो जाएगा। आप तमाम ऐसे हिस्टोरिकल जगह देख लीजिए, जैसे आप जम्मू देख लीजिए, वो केवल माता वैष्णो देवी के दर्शन। तो हमारे पास भगवान बुद्ध है यहाँ पे। भगवान बुद्ध की जो जन्मस्थल भी है उसी को अगर डेवलप किया जाए तो यहाँ पे जो पलायन है या रोजगार के मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस पे ध्यान किसी का नहीं गया है। केवल बस इस जिले को लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। बस यहीं तक सीमित है। शायद पाल जी भी 15 साल के बाद यही करें और शायद उनकी भी वापसी तय मान रही है। जनता जो कर रही है वो यही करेगी। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। जैसे कि लुम्बिनी है, अगर नेपाल के पास बात किया जाए तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं है, लेकिन लुम्बिनी ने इतना दे दिया कि नेपाल की इकोनॉमी अपने आप टूरिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। अब ज़्यादातर लोग, चाहे वो विदेशी नागरिक हों, चाहे वो जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हों, सारे लोग इस बौद्ध सर्किट की तरफ आते हैं, चाहे वो कुशीनगर जाएँ, लुम्बिनी जाएँ, श्रावस्ती जाएँ और इसी तरह से वापस चले जा सकते हैं। सिद्धार्थनगर में भी ये चीज़ शुरू की जा सकती है और इस तरह से सिद्धार्थनगर में रोजगार भी उत्पन्न होगा और जो लोग पलायन करते हैं वो भी शायद उतना पलायन ना करें। दूसरा, आधारभूत जो संरचना है उसको सही करने के लिए, चाहे वो बाढ़ जैसी दिक्कतों का सामना हो, हमारा जिला हर साल बाढ़ का दम झेलता आया है, ये बात सभी जानते हैं। और जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कें टूटना हो, चाहे वो पर्याप्त नावों की व्यवस्था ना होना, जो आकांक्षी जनपद में बड़े डॉक्टर्स भी सिद्धार्थनगर में नहीं आना चाहते हैं, चाहे वो एम्स गोरखपुर चले जाएंगे, एम्स पीजीआई लखनऊ चले जाएंगे,
लेकिन सिद्धार्थनगर में वो बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते हैं। तो जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं वो दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे सड़कें ना बनना, रोजगार का ना होना, ये भी एक प्रमुख समस्या ही रही है। स्थानीय लोगों से जब बात की और जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जो सामने निकल कर आया, उसमें सिर्फ एक बात समझ कर सामने आई, सांसद कोई भी रहे काम तो करना ही पड़ेगा। मैं शरद त्रिपाठी, न्यूज़ 18 सिद्धार्थनगर।